हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आप सभी का लीगल रुख पे स्वागत है। ये हमारी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की तीसरी वीडियो है जिसमें हम जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक्स वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized states। जब हमने अपना स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा था उसके आर्टिकल 38 के पैराग्राफ 1C में हमने देखा था कि जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized states were considered as a third source of international law। ठीक है, लेकिन अगर आप एज इट इज वर्ड्स को देखें तो हमें एक आइडिया मिलता है कि दीज आर द प्रिंसिपल्स that is recognized by almost, not all but almost by all the states। पर ये होते क्या हैं? These are those rules and standards which we find repeated in much the same form in the developed system of लॉ। जो हमारे सारे के सारे डेवलप्ड सिस्टम ऑफ लॉ है उनमें ये प्रिंसिपल सेम फॉर्म में रिपीट होते हुए दिखते हैं। वाई? बिकॉज दे मे हैव अ नंबर वन कॉमन ओरिजिन और दे मे बी a necessary response कह लो या natural response to certain basic need of human association। ठीक है, तो जब कभी भी इंटरनेशनल डोमेन में हम देखते हैं कि आपके पास कोई भी मैटर पे कस्टम नहीं है या किसी भी मैटर पे ट्रीटी नहीं है तो वहां पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को फिल करने के लिए ही वी यूज जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized state as a third source of law। ये हमें एक बैकग्राउंड देते हैं जिस बैकग्राउंड के लाइट में ही हम कस्टम्स और ट्रीटी को अप्लाई करते हैं। और जहां तक आप इनकी नेचर के बारे में बात करते हैं तो दे आर एडेप्टिव इन नेचर। ठीक है, बिकॉज दे modify their operation or they modify their application according to the changing time and circumstances। अब इन चीजों को समझने के लिए आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए, जैसे कि गुड फेथ। ठीक है, और हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा आपके पास सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाकी और कंट्रीज में भी recognized है। So these are what? These are the general principles of law recognized by civilized states। Even if there is a principle of law that is recognized by the domestic law of large number of states, it does not automatically become a general principle of international law। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं बनेगा, वो तभी बनेगा व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द वर्ल्ड कोर्ट। और यहाँ पर वो है ICJ। जो वर्ल्ड कोर्ट है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज अ थर्ड सोर्स तभी अप्लाई करेगा जब कोई भी केस में उसके पास इंटरनेशनल कन्वेंशन या कोई भी इंटरनेशनल कस्टम नहीं है इन ऑर्डर टू डील विद दैट डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं of journal principles those were recognized by the international court, such as good faith, responsibility, prescription. In the absence of any express provision to the contrary, every court has a right to determine the limit of its jurisdiction, the principle of res judicata, or the principle that no man may be a judge in its own case, which is also a principle of natural justice। And in judicial proceedings, the court have to give equal and proper opportunity of hearing to both the parties। Then we have a principle of pacta sunt servanda। इसका मतलब है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है तो सभी पार्टीज को उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। देन द प्रिंसिपल ऑफ रेपरेशन, जिसका मतलब है यू हैव टू पे द डैमेजेस इफ इट इज कॉज्ड बाय योर ओन फॉल्ट। अब हमने जब इनके सभी के एग्जांपल्स देखे तो यहाँ पर प्रोसीजरल एज वेल एज सबस्टैंटिव प्रिंसिपल्स हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि ये सारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, दे मस्ट गेट अ और दे मस्ट हैव अ जर्नल रिकॉग्निशन ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट्स प्लस इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय ICJ। सो नाउ यू कैन से कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो हम अपने म्युनिसिपल लॉ से ही उठाते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे हैव रिसीव्ड व्हाट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्लस they are not inconsistent with any rule of international law। ठीक है, तो हम इन्हें कैसे देखते हैं? एज एन inexhaustible
reservoir from which the tribunals and court can enrich and develop your public international law. अब यहाँ पे आपका लैंडमार्क केस आता है मैव्रोमैटिस पैलेस्टीन कंसेशन केस, जो था ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अब यहाँ पर जो आपके ग्रीक नेशनल थे मैव्रोमैटिक्स, उन्होंने कुछ कंसेशंस को ऑब्टेन करा था थ्रू ऑटोमन अथॉरिटीज इन पैलेस्टीन। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पैलेस्टीन था वो अंडर ब्रिटिश अथॉरिटी आ गया, और जो पहले कंसेशंस उनको मिले थे दैट गॉट अफेक्टेड और डिस्प्यूट अरोज हो गया। तो यहाँ पर ग्रीस एज अ स्टेट उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ देयर नेशनल दे ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि इट इज अ इंडिविजुअल केस नॉट अ स्टेट मैटर। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करा था, सेब्रोगेशन को। उन्होंने कहा था कि स्टेट कैन टेक अप द क्लेम्स ऑफ इट्स national against another state. The state is segregated to the rights of that national. Segregation क्या होता है, where one party step into the shoes of another to assert their legal right. तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंजरी टू द इंडिविजुअल विल बी कंसिडर एज एन इंजरी टू द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट इंटरनेशनली अपने सब्जेक्ट की क्लेम्स को क्या कर सकता है, लेकर आ सकता है बिफोर द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ऑन द बिहाफ ऑफ मैप्रोमैटिक्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज करा था, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन थ्रू सेब्रोगेशन एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ recognized by civilized states. Now the another landmark case is case of temple of Privihir. अब ये जो temple है that is the temple of Lord Shiva, and this is a matter of dispute between Cambodia and Thailand. Cambodia and Thailand में आज भी इस टेम्पल को लेके डिस्प्यूट है, लेकिन एक बार ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था। यहाँ पर 1907 में सिंस देयर वाज अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, उन्होंने अपनी एक ज्वाइंट कमीशन बिठाई जिसमें दोनों कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी। तो उन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू डिमार्केट देयर टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द वाटरशेड प्रिंसिपल। और वाटरशेड प्रिंसिपल क्या है, अगर आप देखो कि अगर यहाँ पे ये माउंटेन है और यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है या स्ट्रीम फ्लो कर रही है, सो नेचुरली ये टेरिटरी क्या है, डिमार्केटेड है। तो ये वाला एरिया एक कंट्री को दे दिया जाएगा और दूसरा एरिया दूसरी कंट्री को दे दिया जाएगा। सो ये है आपका वाटरशेड लाइन प्रिंसिपल। लेकिन जब ये ज्वाइंट कमीशन बैठी थी तो यहाँ पर जो मैप बनाया गया वहां पर वाटरशेड लाइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा गया, जिसकी वजह से गलती से ये जो टेम्पल था वो किसके पास चला गया, वो कंबोडिया के पास चला गया और थाईलैंड को ये टेम्पल नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या होती है, बात होती है जब यूनेस्को इस टेम्पल को एक स्टेटस दे देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जब भी स्टेटस मिलता है तो यूनेस्को से वहां पर काफी पैसे जाते हैं फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। और यहाँ पर अब ये जो केस था वो थाईलैंड ने उठाया और थाईलैंड ने कहा कि ये जो मैप था वो वाटरशेड लाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कभी बना ही नहीं था, इसीलिए ये जो टेम्पल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उसकी टेरिटरी में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आईसीजे ने क्या कहा कि जब भी ये टेम्पल बना था आपने इस मैप को एक्सेप्ट करा था और कोई भी ऑब्जेक्शन आपने रेज नहीं करा। इनफैक्ट आपके ऑफिशियल्स ने इस मैप से पहले बहुत से बेनिफिट्स हैं वो डिराइव भी करे थे। नाउ यू आर स्टॉप्ड फॉर्म रिजेक्टिंग दिस मैप। तो यहाँ पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेप्टेंस थी और एक्विसेंस थी थाईलैंड की विद रिगार्ड्स टू दैट मैप, दैट अमाउंट टू रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट, कंबोडिया सॉवरेनिटी ओवर द टेम्पल। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो आईसीजे ने प्रिंसिपल ऑफ एक्विसेंस और प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल को रिकॉग्नाइज करा है और अप्लाई करा है इस पर्टिकुलर केस में। Now, the another source of international law is judicial decisions. अगर आपको याद है तो हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे पढ़ रहे हैं, जिसके पैराग्राफ 1 के क्लॉज डी में हमें ये पर्टिकुलर लाइंस या स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई हैं that subject to the provisions of Article 59, judicial decisions number 1 and the teaching of the most highly qualified publicists of various nation number 2 are to be considered as the subsidiary means for the determination of rules of law. तो जो आपके जुडिशियल डिसीजंस हैं वहां पर एक तो हमारे पास आईसीजे के डिसीजंस आ जाते हैं और एक डोमेस्टिक कोर्ट्स के डिसीजन आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इनके डिसीजंस को
हम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 59 है वो बोलता है द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कौन, आईसीजे, विल हैव नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस के जिसमें वही पार्टिकुलर पार्टीज इन्वॉल्व है उन्हीं के ऊपर ही आपका आईसीजे के डिसीजन बाइंड होगा और किसी भी फ्यूचर केस में वो आपका पर्टिकुलर केस बाइंड नहीं होगा। सो द अर्लियर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग on the court itself and the court is free to deviate from its अर्लियर डिसीजन। तो ये क्या है, ये रूल है। इसका क्या मतलब है, जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस है वो आईसीजे की अर्लियर डिसीजंस पर नहीं लगते हैं। पर जर्नल प्रैक्टिस क्या है, जर्नल प्रैक्टिस ये है कि जो कोर्ट है दैट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स अर्लियर डिसीजन, वो अपने अर्लियर डिसीजन से डेविएट तभी करेगा जब कभी भी कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं। बट इवन दो वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस को एज इट इज फॉलो नहीं करता, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो वो अपने अर्लियर डिसीजन को यूजुअली फॉलो करते हैं। और जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन भी होता है वो भी बाइंडिंग नहीं होता है ऑन द स्टेट पार्टीज, ठीक है। लेकिन वो इतनी रेलेवेंट होती हैं क्योंकि वो क्लैरिफाई करती हैं रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट और अ पर्टिकुलर मैटर, कि हम उसे क्या कंसिडर करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पैराग्राफ 1 क्लॉज टी एज अ सब्सिडरी or indirect source of international law, even though they are not direct source but they play their importance as a subsidiary means. Now comes the state judicial decision. State judicial decisions also sometimes becomes the rule of international law under certain conditions. जब वो treat किए जाते हैं as a weighty precedents, जब उनकी relevance इतनी हो कि international level पे उनको recognize कर दिया जाए as an international law, या तो decisions of the state courts may become the customary rule of international law, या तो जो different state courts हैं उनके decision इतने uniform है, consistent है और इतने लंबे समय से सेम है कि वो क्या बन गए हैं, अब एक कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन गए हैं। नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ज्यूरिस्टिक वर्क। अब जो ये सोर्स है दैट मे नॉट बी अ डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट इट इज हेल्पफुल in the development of international law, and that is the reason why sometimes it becomes instrumental in the development of international custom, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट केस है पैकेट हबाना का। इस केस के फैक्ट्स क्या है, पैकेट हबाना और लोला दो फिशिंग वेसल्स थी स्पेन की, और 1898 में क्या था, आपके अमेरिका और स्पेन में वॉर चल रही थी। जो अमेरिका की वॉरशिप थी उसने इन दोनों फिशिंग वेसल्स को सीज कर लिया था और इन ऑर्डर टू पनिश देम उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी थी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अमेरिका में। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या डिक्लेयर करा, उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये जो दोनों फिशिंग वेसल्स हैं और कार्गो है that is going to be considered as a price of war. So they basically gave a judgment in favor of America. लेकिन जो owners थे इस fishing vessels के उन्होंने अपील करी थी Supreme Court of America against that order. When the matter went to the Supreme Court of America during an appeal, उन्होंने जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसे रिवर्स करा है। उन्होंने कहा था जो क्लेमेंट्स हैं उनको आप सारे के सारा मनी जो है वो वापस करेंगे दैट यू हैव डिराइव्ड आउट ऑफ द सेल्स ऑफ दैट वेसल्स, और आप उन्हें कॉस्ट भी देंगे केस की और कंपनसेशन भी देंगे। जो कोर्ट है उन्होंने रिलाई करा था कस्टम पे, जो कस्टम कहता है जो फिशिंग वेसल्स है और अनआर्म्ड सेलर्स हैं जो अपना काम ऑनेस्टली और पीसफुली कर रहे हैं उनके वेसल्स को और उनको आप सीज और एप्रीहेंड नहीं करोगे इवन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ ब्लॉकेड। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये भी कहा कि जब कभी भी कोर्ट के पास कोई भी ट्रीटी नहीं है, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है, कोई जुडिशियल डिसीजन नहीं है, तब हम किस पे रिलाई करेंगे, कस्टम्स और यूसेजेस पे, और उसका एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम द वर्क्स ऑफ द जूरिस्ट एंड कमेंटेटर्स, क्योंकि उनकी ही इतनी सालों की मेहनत है, रिसर्च है और एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से दे आर वेल एक्विंटेड विद द सब्जेक्ट्स एंड दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस who can give you evidences with regards to the existing of the or existence of the custom and usages. तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। हमने
जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized state पढ़ा, फिर हमने judicial decision and juristic work पढ़ा which is considered as a subsidiary, means they are not the direct sources but they help in the development of the international law. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.